चलिए तो क्लास और बैच शुरू करते हैं संविधान से। भारत का संविधान, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे आरआरबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये विषय भारत का संविधान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जीएस सेक्शन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और जीएस सेक्शन में अगर कोई विषय चुनौती पेश करता है तो वो विषय ये है, भारत का संविधान। क्यों चुनौती पेश करता है? क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी है और इसमें फैक्ट भी है। यहाँ तक कि सीजी व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में अगर जीएस सेक्शन में सबसे चुनौती भरे प्रश्न यदि कहीं से आते हैं तो वो होता है संविधान का। ये विषय इसलिए भी थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये विषय, हालांकि आप लोग आजकल के बच्चे स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उससे बहुत एडवांस आपको भारत का संविधान पढ़ना है। और जो विषय है केवल भारत का संविधान नहीं है, जो विषय आपको पढ़ना है वो भारत का संविधान और राज व्यवस्था पढ़नी है। मतलब ये जो किताब आप देख रहे हैं इसकी अच्छी समझ, इसका अच्छा ज्ञान चाहिए। और ये जो संविधान है, संविधान के प्रावधान है, वो हमारे रूलिंग सिस्टम में, शासन प्रणाली में किस तरह लागू किए जाते हैं, वही है राज व्यवस्था। ये संविधान के प्रावधान किस प्रकार शासन प्रणाली में लागू होते हैं, वही है राज व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये विषय है। अब इस विषय का अप्रोच कैसा होता है मेरा? तो इस विषय का अप्रोच ये है कि 5 से 6 क्लास इसके मैं लेता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ इंट्रोडक्टरी क्लास, ये लेता हूँ मैं। तब उसके बाद टॉपिक वाइज विषय शुरू होता है मेरा। आप ऐसा लेने का कारण ये है कि मैं इस तरह से क्लास मैं ही शुरू करता हूँ, और ये मेरा अपना, इसको मैं कहता हूँ एलके पेटेंट स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है। क्या करता हूँ मैं इस समय आपको संविधान के कुछ अंडरस्टैंडिंग दूंगा, क्योंकि संविधान का टॉपिक शुरू होने के बाद वो चीज़ें जो बीच बीच में आएंगी, वो आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दूंगा तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये जो 5 से 6 क्लास इंट्रोडक्टरी होता है, इसके बाद संविधान की अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर आएगी और आपको कहीं अटकोगे नहीं। ठीक, तो ये जो 5 से 6 क्लास होगा, इसका कोई नोट्स नहीं होता। ये 5 से 6 क्लास आप अपने अंडरस्टैंडिंग से शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि जो भी पढ़ाऊँगा इस इंट्रोडक्टरी क्लास में वो सब डिटेल में आगे आएगा, डिटेल में। लेकिन संविधान की समझ विकसित करने के लिए मैं अपने एक स्टाइल अपनाता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ 5 से 6 क्लास इंट्रोडक्टरी। ये समझ विकसित करने के लिए आपके, ताकि आगे आप संविधान के टॉपिक में पहुँचोगे तो आपको अच्छी समझ विकसित हो और आपको चीज़ें याद रहें। ठीक, चलिए, संविधान क्या होता है? संविधान आप ऐसे समझिए कि संविधान किसी देश का सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून होता है। संविधान क्या है? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून। और ये जो संविधान होता है, ये लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। कई देशों ने जो संविधान अपनाया है वो पूरी तरह से लिखित किताब के रूप में है, कई देशों में अलिखित है। जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर अलिखित है, वहाँ लिखा हुआ कोई किताब नहीं है संविधान का। जो परंपराएं वर्षों से चली आ रही हैं उसी को संविधान माना गया है कि पहले ये होता था तो ये होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए, यही है संविधान। तो संविधान, हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है। मतलब भारत देश के अंदर यदि कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी राजनीतिज्ञ कार्य करता है, कोई भी संगठन कार्य करता है, कोई भी नागरिक कार्य करता है, तो वो संविधान में के प्रावधानों के अनुसार ही करेगा। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, वो असंवैधानिक हो जाएगा। असंवैधानिक मतलब इल्लीगल है वो। ठीक, कई मामलों में इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। अच्छा, तो जो भारत का संविधान है, ये किताब कैसे बनी,
इसके पीछे से इतिहास से शुरू करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार भारत का संविधान का निर्माण हुआ। तो इसके इतिहास से शुरू करेंगे हम इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ी समय के लिए लगेगा हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं है वो। जो है हम किस प्रकार भारत के संविधान तक पहुंचेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। देखिए, भारत में आक्रमणकर्ता बहुत आए, विदेशी आक्रमणकर्ता हम जिसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले यदि चले जाएं तो हम देखेंगे कि आर्यों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? आर्यों का। मैप में समझाता हूं आपको। भारत का जो इतिहास रहा है वो हमने विदेशी आक्रमणकर्ताओं के आक्रमण झेले, बहुत आक्रमण झेले। तो सबसे पहले जब मानव सभ्यता यहाँ शुरू होती है तो वो अरे हाँ, तो इतिहास में आप पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग इस क्षेत्र में इतिहास में आप पढ़ेंगे कि कभी इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता पनपा करती थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पनपा करती थी, ठीक। मतलब मानव जो है छोटे छोटे कबीलों में रहता था। पहले संगठित रूप से इनका एक समझ जाओ कि संगठित रूप से एक सभ्यता फली फूली, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंध नदी, यहाँ से एक सिंध नदी है, सिंध नदी के जो सहायक नदियाँ हैं उसके चारों ओर बसी। यहाँ हड़प्पा वासी, मोहनजोदड़ो, इस तरह से आप इतिहास में पढ़ेंगे। अब समय बीतता है और यहाँ मध्य एशिया, इस साइड क्या है? मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से एक टुकड़ी आती है, यहाँ आक्रमण करती है और इनको खत्म कर देती है। जो थोड़े बचे खुचे हैं वो यहाँ से भागते हुए, सरवाइव करते हुए ये आते हैं और यहाँ बस जाते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रमुख नदी है? गंगा। यहाँ कौन सी प्रमुख नदी है? गंगा, ठीक। अच्छा, कोई प्रमुख नदी होती है ऐसे और उसकी कुछ छोटी छोटी नदियाँ आकर जुड़ती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सहायक नदी। इसको क्या कहते हैं हम? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी, मुख्य नदी और इसकी सहायक नदी। तो यहाँ पर गंगा यमुना दोआब निर्मित होता है। एक यमुना नदी भी होती है, यमुना नदी आकर यहाँ से मिलती है और बहुत सारी नदियों का जाल। तो ये जो इलाका है, ये इलाका गंगा यमुना दोआब के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को देखो, मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों का ये जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या स्थित है? गंगा यमुना दोआब। जो बच खुच गए यहाँ से वो भागते हुए यहाँ आए, यहाँ बसे, क्योंकि भैया मानव सभ्यता को बसने के लिए नदी का किनारा चाहिए, बिना पानी के तो जी नहीं सकता। दूसरी बात, जब कृषि सीख गया है तो उसको बहुत उपजाऊ भूमि चाहिए, और जहाँ भी ये नदियों का जाल जो बनता है, ये दोआब क्षेत्र जो बनता है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो बहुत उत्तम कृषि होगी यहाँ पर। तो एक तो सिंधु, ये भी बहुत उपजाऊ भूमि थी। सप्त नदी, सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों का स्थल है ये, बहुत मिट्टी उपजाऊ थी, तो यहाँ बसे थे पहले हड़प्पावासी। उसके बाद जब आर्यों ने मध्य एशिया से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या आप रूस वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, वहाँ से जब आए, यहाँ आक्रमण किया तो इनको खत्म कर दिया। जो बचे खुचे वो पलायन करके यहाँ आए, यहाँ बस गए आके, यहाँ बसे गंगा यमुना दोआब में। फिर बाद में आर्यों ने इनका पीछा किया और इनको खदेड़ दिया दक्षिण की तरफ। ये नर्मदा नदी है, ये खदेड़ दिए गए दक्षिण की तरफ, है ना। और यहाँ आकर अब आर्यों ने अपना कब्जा जमा लिया। ये आर्य कौन है ना। तो बिम्सक की एक रिपोर्ट है, मतलब उनके अनुसार जो ब्राह्मण हैं हमारे समुद्र भारत में, इनका डीएनए और जिन्हें ब्राह्मण शूद्र कहते हैं, इनका डीएनए सेम नहीं है। मतलब ये जो ब्राह्मण समुदाय है ये आया है, यही आर्य हैं। सबसे पहले आक्रमणकर्ता यदि इस क्षेत्र में कोई है तो वो ब्राह्मण है। ये प्रूफ हो चुका है, विद प्रूफ ना, यही ब्राह्मण है।
और ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए फिर क्या किया कि जो यहाँ के मूल निवासी थे, हम इनके मूल निवासी मानेंगे, पहले का अगर कोई मानव यहाँ इस क्षेत्र में थे तो ये मूल निवासी हैं, यही मूल निवासी हैं यहाँ के शूद्र। शूद्र बोले तो जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिन्हें दलित कहा जाता है, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, ये सब कौन है? ये शूद्र है ना। हमें वर्ण व्यवस्था, वेदों के माध्यम से, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हमें शूद्र घोषित कर दिया गया। हम अपने ही देश में निम्न जाति के हो गए। और इस प्रकार आप देखेंगे कि सबसे पहले आक्रमणकर्ता कौन है? आर्य। इसके बाद आगे चलें तो बहुत सारे विदेशी आक्रमण होंगे। जैसे कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकर्ता पे चलते हैं, वो शुंगा, शाका, कुषाण, ये वो इतिहास में आप जाने दीजिए। मुस्लिम आक्रमणकर्ता तो अरब से आए। सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया? अरबी लोगों ने, ठीक। लेकिन इनका विशेष प्रभाव भारत में नहीं रह सका, ये इसी सीमा तक इनको रोक लिया गया, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत सारे राजपूत वंश भी पनप रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला उनको। अरबी आए, इसके बाद आ गए तुर्कमेनिस्तान से आए। तुर्कमेनिस्तान भी इधर मध्य एशिया में जगह है ना, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से लोग आए, तुर्कमेनिस्तानी आए, है ना, जिन्हें तुर्क कहा जाता है। इन लोगों ने भारत में सत्ता स्थापित की, जिसे सल्तनत काल कहा जाएगा। फिर ये सल्तनत काल खत्म होता है, यहाँ आते हैं उज्बेकिस्तान से, उज्बेकी आते हैं। कौन आते हैं? उज्बेकिस्तान। फिर ये कहाँ से आए? मध्य एशिया से। ये वाला क्षेत्र जहाँ आप आज मुस्लिम इलाका देखते हो, ये मध्य एशिया क्षेत्र कहलाता है। कौन आए? उज्बेकिस्तान से आए। बाबर आया था, उसने फिर यहाँ पर मुगलों की सत्ता स्थापित की, ठीक। तो मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई। अब मुगल शासन चल रहा था, इसी दौरान बहुत सारे अब यूरोपीय भारत की ओर आएंगे। यूरोपीय आएंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे। यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली, समझो आप, है ना। ये सब पढ़ेंगे आप बस जितना लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना समझो आप। पुर्तगाली आए, आपको याद होगा 1498, 1498 में वास्को ड गामा वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। समुद्री रास्ता, अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि भारत को वास्को ड गामा ने खोजा। भारत को वास्को ड गामा ने नहीं खोजा। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं, मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता यहीं तो फल फूल रही थी, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में, यहीं तो थी। तो भारत बहुत पुराना है। कोई भारत को खोजने नहीं आया था, असल में भारत को खोजने का समुद्री रास्ता ढूंढने का प्रयास हुआ था 15वीं शताब्दी में। हुआ ये क्या हुआ था, देखो, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना, बस मैं क्या बक रहा हूँ उसको समझो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इतिहास और इधर पढ़ोगे। देखो, ये है वर्ल्ड मैप। अब हुआ ये कि पहले ना ये ऐसे रोम एक सिल्क रूट था, प्राचीन मार्ग था जो चाइना से ऐसा होते हुए इस तरह से रोम तक जाता था, इटली तक जाता था। ये एक व्यापारिक मार्ग था जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये यूरोपवासी इस मार्ग से, देखो जमीनी मार्ग है ना, जमीनी मार्ग है, ऐसे चीन तक व्यापार होता था। हाँ, चीन तक ये व्यापार होता था, जिसे हम सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर ऑटोमन तुर्कों ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य था एक, उन्होंने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया, है ना। यहाँ ईसाई धर्म के जो लोग, जिनका शासन, जिनका कब्जा हुआ करता था, या इस्लामिक आक्रमणकर्ता ऑटोमन तुर्क ने यहाँ कब्जा कर लिया। अब ये व्यापारिक मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया। अब मान लो यूरोप को इन क्षेत्रों से व्यापार करना है तो यहाँ इनको इसी मार्ग से आना पड़ेगा, और इस मार्ग से आते थे तो ऑटोमन जो इस्लामिस्ट लोगों के कब्जे में था, ये हत्याएं कर देते थे व्यापारियों की, या फिर बहुत भारी भरकम टैक्स लगाते थे। अब ये जो यूरोपीय लोगों को खटकने लगा, तो सबसे पहले क्या हुआ कि स्पेन ने यहाँ से, स्पेन है यहाँ पर ना, यहाँ से एक व्यक्ति को जिम्मा सौंपा, कोलंबस।
कोलंबस को जिम्मा सौंपा कि यार देखो यार, अब ये इस जमीनी मार्ग से हम भारत से व्यापार नहीं कर पाएंगे, चीन से और इधर जो क्षेत्र में व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करो कोलंबस, तुम जहाज लेके निकलो और भारत का समुद्री मार्ग खोजो कि किस तरह हम समुद्र के रास्ते भारत पहुंच सकते हैं ताकि हम व्यापार कर सकें। कोलंबस निकला जहाज लेके, यहाँ से निकला ना, वो भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो पहुंच गया यहाँ पहुंच गया। अब वो भारत को खोजने निकला था कि भारत का समुद्री रास्ता कौन सा है। वो यहाँ पहुंचा तो देखा लाल लाल चिट्टे चिट्टे लोग यहाँ दिख रहे हैं, है ना। तो भारत को खोजने निकला तो वो बोला वाह रेड इंडियंस, वो इंडिया को खोजने निकला था, है ना। देखा लाल लाल लोग दिख रहे हैं तो रेड इंडियंस। तो तभी से यहाँ जो रहते हैं, जो ट्राइब यहाँ रहती थी, उनका नाम पड़ गया रेड इंडियंस। ये इंडियन नहीं है, लेकिन कोलंबस निकला था भारत को, उसको लगा कि वो भारत पहुँच गया और यहाँ पे देखा लाल लाल चिट्टे चिट्टे लोग, तो वो कह दिया रेड इंडियंस, इनका नाम पड़ गया रेड इंडियंस। तो कोलंबस विफल हो गया, भारत तक नहीं पहुँचा वो। फिर 1498 में पुर्तगाल ने एक व्यक्ति को जिम्मा सौंपा, वास्को ड गामा जहाज लेके निकला, यहाँ से निकला, ऐसे निकला, अंध महासागर से होते हुए इस तरफ से निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ से चक्कर लिया, ये बीच से, ये जो है ना मेडागास्कर, इससे बीच से यहाँ निकला, यहाँ पहुँचा तंजानिया। यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पर एक मुस्लिम व्यापारी की सहायता ली उसने, कि बोला भैया कि मेरे को यहाँ भारत पहुँचना है। तो वो मुस्लिम, देखो ये लोग व्यापार करते ही थे भारत से और उसको अच्छी तरह से समुद्री मार्ग पता था, तो उसकी सहायता से उसने ये बताया कि भैया मानसून का समय आएगा और जो मानसून की हवाएं होती वो इस प्रकार से बहती हैं, इस प्रकार से, तो हम इस समय यदि यहाँ से जहाज़ लेके निकलेंगे, हवाओं के रास्ते हम आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस मुस्लिम व्यापारी की सहायता से वास्को ड गामा पहुँचता है कालीकट, केरल के तट पर, कालीकट जगह, कालीकट, वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर राजा था केप जैमोरिन, और किंग जैमोरिन था, स्वागत करता है, क्योंकि पहले भी व्यापार चलता था, जमीनी मार्ग से चलता था, है ना। स्वागत किया कि पुर्तगाली भैया हम आपके मसाले खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मसालों की बहुत डिमांड थी यहाँ यूरोपीय मार्केट में, यहाँ भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक, तो पुर्तगाली यहाँ से मसाले लेते और समुद्री मार्ग से जाते और यहाँ बेचते, और 10 रुपए का मसाला लेते, है ना, और 10 रुपए के मसाले को 2000 में बेचते, मतलब 200 में बेचते, मतलब नहीं ज़्यादा होगा, 200 गुना प्रॉफिट कमाते थे, इतना प्रॉफिट। तो 200 गुना लगभग, 100 रुपये का लिया तो 200 गुना कितना होगा उसका, 2 ज़ीरो बढ़ा दो, 10,000, 20,000, इतना प्रॉफिट कमाते थे। बाकी लोगों को भी दिखाई दे साले पुर्तगाली बब्बर कमाते, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे देश यहाँ व्यापार करने आने लगे। सबसे पहले पुर्तगाली है, यूरोपीय देशों में पुर्तगाली, डच आए। डच कहाँ के निवासियों को कहा जाता है, नीदरलैंड, डच, नीदरलैंड, यहाँ भी यूरोपीय देश है ना, नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। डेनिश आए, डेनमार्क के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। फ्रांसीसी भी आए पीछे पीछे, और अंग्रेज भी आए, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भी आए ना। ये कहानी चलती रही, व्यापार, लोग यूरोपीय देश से लोग व्यापार करते आते रहे। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर, अंग्रेज आते हैं यहाँ। देखो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। आ गए हम 1600 ईस्वी में। कहाँ आ गए? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी। अच्छा, ईसा पूर्व और ईस्वी का कंसेप्ट सबको पता है? ईसा पूर्व और ईस्वी सुने हो? ऐसा एकदम ईमानदारी से सीधा बोलने का। चलो ईसा और ईस्वी और ईसा पूर्व का कंसेप्ट समझा दूंगा। देखो, विश्व में बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं, पंचांग चलते हैं, और जिस कैलेंडर के हिसाब से जनवरी पहला महीना होता है वर्ष का, वो कैलेंडर कहलाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर।
और लगभग पूरा विश्व ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करता है। जनवरी 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से किसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसको जीरो मानता है वो, कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ वो जीरो है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल इसको कहा जाता है ईसवी। इसको क्या कहा जाता है? ईसवी। अंग्रेजी में एडी है ना। और ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो पृथ्वी में इतिहास था। ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को कहा जाता है ईसा पूर्व, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और एडी एनो डोमिनी, इसका है एनो डोमिनी। लेकिन बाद में बहुत सारे सवाल उठे कि भैया ये जब हम कैलेंडर जिसको फॉलो कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से आप इसको ईसा पूर्व और इस जन्म के बाद का समय ईसवी कह रहे हैं, तो थोड़ा सा ये धार्मिक वो हो गया। मतलब आप किसी एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, जबकि विश्व में अनेक धर्म है ना, थोड़ा सांप्रदायिक हो गया ये। तो अब आधुनिक इतिहास में इसकी जगह अब इस्तेमाल किया जाने लगा BCE, बिफोर कॉमन एरा, है ना, या क्रिश्चियन एरा, और इसको कहा जाने लगा कॉमन एरा। इसको क्या कहते हैं? कॉमन एरा, आधुनिक। अब आपको किताबों में CE और BCE मिलेगा, AD और BC के बजाय। बात क्लियर है? बात वही है, ईसा पूर्व और ईसवी। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद फिर गणना होगी तो पहला साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 100 साल यहाँ आएगा, 101, 102, 103, इस तरह से 200 आएगा, है ना। फिर इस तरह से 300 आएगा, फिर इस तरह से 400 आएगा, और इसी तरह बढ़ते हुए हम पहुँच गए 2000 में, 2000 और 2000 में, और यहाँ पर 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। इधर आ जाओ, इधर उल्टा शुरू होगा, 1 2 3 तो 100 आएगा, फिर ऐसा करते करते 200 आएगा, फिर ऐसा करते करते 300 आएगा, और इस तरह से हम 10,000 साल पहले भी पहुंच जाएंगे, 10,000 ईसा पूर्व, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में पहुंच जाएंगे, पाषाण काल में पहुंच जाएंगे, पाषाणकालीन युग ना, 300 400 इस तरह से इधर बढ़ेगा। एक सिंपल सा चीज़ अपने ध्यान में रखो कि ये 100 ईस्वी है ना, 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 100 ईस्वी में राम पैदा हुआ कोई, और यहाँ श्याम पैदा हुआ कोई। बड़ा कौन है? राम 100 साल बड़ा है श्याम से। लेकिन यहाँ 100 ईस्वी में राम को रख दें और यहाँ श्याम को रख दें, यहाँ बड़ा कौन है? श्याम बड़ा है, यहाँ श्याम बड़ा। ईसा पूर्व में जो बड़ी संख्या है वो घटना पहले हुई है, तो यहाँ पर श्याम बड़ा है राम से 100 साल। समझ लो, ये घटनाएं पहले हुई हैं, ऐसे आए और फिर 0, फिर उसके बाद सीधा हो गया ना। तो इस तरह से इसको पकड़ो, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए ये 100 ईस्वी को हमको 100 हटाना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 100 ईस्वी को फर्स्ट, 100 हटा देना अपने को, सेंचुरी क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे, फर्स्ट सेंचुरी एडी, पहली शताब्दी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? शताब्दी। तो हम 100 को 100 हटाकर बोलना चाहते थे, इसको बोलेंगे पहली शताब्दी ईस्वी, ये दूसरी शताब्दी ईस्वी, ये तीसरी शताब्दी ईस्वी, ये चौथी, और हम ये कौन सा है? 20वीं शताब्दी, है ना। और अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं? 21वीं। 20 खत्म हो चुका है, अब 20 के बाद आगे चल रहा था, 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं हम लोग। और 21वीं शताब्दी का कौन सा वर्ष है ये? 25वां। बात को समझ रहे हो कि नहीं ना? इसी प्रकार से उल्टा, अगर इधर 100 को बोलना हो तो हम पहली शताब्दी ईसा पूर्व कहेंगे, इधर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सेकंड सेंचुरी BC कहेंगे। समझ गए? ये है गणना। अच्छा, इसी दौरान देखो हमारे भारत में भी अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया है, उन्होंने अपने कैलेंडर जारी किए, है ना। तो यहाँ पर देखो ईसा पूर्व में यहाँ पर बीच में आएगा 57 ईसा पूर्व, यही आएगा ना।
0 से 100 के बीच में, 57 ईसा पूर्व। तो 57 ईसा पूर्व को एक कैलेंडर चालू किया गया, विक्रम संवत। इसको क्या कहते हैं हम? विक्रम संवत। विक्रम संवत चालू हुआ, कैलेंडर है ना ये। आगे चलते हैं, समय का काल बदला। यहाँ पर 78 में, 78 ईस्वी में, एडी है ना ये, 78 ईस्वी में एक कैलेंडर चालू हुआ जिसको हम कहते हैं शक संवत। शक संवत। और आपको जानना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर यही है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। और आप बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर तो सबके घर में होगा। जिसके घर में लड़की और लड़का पैदा हो गए वो बाबूलाल चतुर्वेदी अवश्य रखता है ना। और जो मुहूर्त देखने के लिए, त्यौहार आते हैं मुहूर्त देखने के लिए, और लड़की लड़का है तो जो वो गुण मिलाने के लिए, तो ये सब उसमें आप विक्रम संवत या शक संवत ही देखते हो। आप उसमें दोनों यही दो, विक्रम संवत और शक संवत लिखा होता है। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि हमारे शक संवत के हिसाब से हमारे लिए वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि वो वर्ष का पहला दिन माना जाता है नवरात्रि का। नवरात्रि शुरू होती है ना। तो हमारे हिंदू कैलेंडर की, ये सब हिंदू कैलेंडर हमारे अपने कैलेंडर माने जाते हैं। इसके हिसाब से चैत्र माह वर्ष का पहला महीना होता है और हमारा नववर्ष शुरू होता है नवरात्रि से ना। शक संवत यहाँ से शुरू होता है। आगे चलते हैं, कुछ और शासन बदला, कलचुरियों ने शासन किया तो 248 कलचुरी राजाओं ने कौन सा संवत प्रारंभ किया? कलचुरी संवत प्रारंभ किया। ठीक, आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आप पढ़ोगे। गुप्त 319 ईस्वी में गुप्त शासकों ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? भारत में राजाओं ने अलग अलग काल में अलग अलग कैलेंडर जारी किए, अलग अलग पंचांग शुरू किए। अब चलिए 2025 में हम चल रहे हैं, 2025 में हम हैं। अगर कोई आपसे बोले कि 2025 ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 चल रहा है कि शक संवत के हिसाब से? हट पगली, ग्रेगोरियन कैलेंडर ये 0 बर्थ का यहाँ से कैलकुलेट करते हुए यहाँ तक पहुँचे ना। तो 2025 चल रहा है अगर दुनिया में, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 चल रहा है। अगर कोई आपको बोल दे कि 2025 जो मौजूदा वर्ष है विक्रम संवत का कौन सा वर्ष है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा देखो, यहाँ से लेकर गणना की हम, यहाँ तक 2025 हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद का। जबकि विक्रम संवत 57 वर्ष इससे पहले शुरू हुआ, मतलब पहला वर्ष विक्रम संवत का यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना? 57 साल। हम 2025 में 57 साल को प्लस कर दें तो विक्रम संवत का वर्ष आ जाएगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? 2025 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ से काउंट करते हुए हम 2025 में पहुँचे हैं। और ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले भारत में विक्रम संवत शुरू हुआ। 57 साल पहले, मतलब विक्रम संवत का पहला साल यहाँ था और यहाँ से यहाँ 57 साल बीत गया। तो हम ये 57 साल इस 2025 में प्लस कर दे तो विक्रम संवत का कौन सा वर्ष चल रहा आ जाएगा। समझे कि नहीं? उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2025 शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। देखो कैसे, यहाँ से गणना करके हम 2025 तक पहुँचे और ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शक संवत प्रारंभ होता है। मतलब शक संवत का पहला साल यहाँ, मतलब 78 साल माइनस करेंगे तो आएगा शक संवत का वर्ष। अगर कलचुरी संवत बोलिए तो 248 माइनस कर दो 2025 में से। अगर गुप्त संवत का वर्ष पूछ लिया तो 319 माइनस कर दो। केवल विक्रम संवत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 57 साल प्लस। बाकी कोई भी संवत के हिसाब से वर्ष पूछ ले तो आप, अगर शक संवत का वर्ष पूछ ले 2025 शक संवत का कौन सा वर्ष है तो प्लस 78 कर, माइनस 78 कर दो। कलचुरी संवत पूछ ले तो माइनस 248 कर दो। और किसी भी वर्ष का, जैसे हम आज़ाद हुए 1947 में, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम कब आज़ाद हुए? 1947। अब शक संवत का ये वर्ष कौन सा था? शक संवत का
तो क्या करोगे, माइनस 78 कर दो, शक संवत का वर्ष आ जाएगा। शक संवत का वर्ष ये तरीका होता है। ठीक है, चलो आइए अब पहुंचते 1600 ईस्वी में कहानी पर। 1600 ईस्वी, अब क्लियर है? ईस्वी है ना, ईसा पूर्व की ईस्वी है, ईस्वी। और 1600 ईस्वी में आते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है लंदन में, इंग्लैंड। ये अंग्रेज़ों की एक कंपनी है, ट्रेडर्स कंपनी है जो व्यापार करती थी। 16 ये आएंगे, और इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो इस समय भारत में किसका शासन है? मुगलों का शासन। किसका शासन? मुगलों का शासन है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और अपने अधिकारियों को भेजती है। इस समय मुगल शासक कौन है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में भेजती है कि जाइए भाई, इस समय बादशाह कौन है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में भेजती है, जाओ और बादशाह सलामत से व्यापार करने की इजाज़त लेके आओ। तो जहांगीर भी जल्दी देता नहीं है इजाज़त, 2-3 प्रयास होते हैं, लेकिन बाद में एक अधिकारी को भेजा जाता है, तब ये मानता है ना। तो 1611 में अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। मुसलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, मौजूदा आंध्र प्रदेश में है। तो अंग्रेज देखो, अब अंग्रेज क्यों अंग्रेज हो चाहे यूरोपीय हो, क्यों आते थे भारत में व्यापार करने के लिए? क्योंकि भारत के केरल के तट पर मसाले बहुत होते थे, मसाला, स्पाइस, ये काली मिर्च, बड़ा इलायचा, ये सब जो मसाले में अपन डालते हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा होता था। और यूरोपीय मार्केट में मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये बहुत ठंडा इलाका होता था भाई। ये देखो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है ना। और यहाँ पर 1600 ईस्वी की जब हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर का तो आविष्कार हुआ नहीं था कि मांस को जो है स्टोर कर लें फ्रिज में और महीनों जो है उसको धीरे धीरे खाते रहें। और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -20, -25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, यहाँ शरीर को, ब्लड को गर्म रखने के लिए मांस भक्षण आवश्यक हो जाता है ना। दाल चावल खा के इनका काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये इनका ब्लड, खून ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, निपट जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखते हो, हॉलीवुड मूवी देखते होगे तो एक कल्चर है वहाँ के लोगों में, सब बैठे रहते हैं डाइनिंग टेबल में, वाइन चलता रहता है, मांस खूब खाते हैं। तो वाइन जो पीने का जो चलन है ना, वो असल में इनकी ज़रूरत बन गई थी। ठंडा इलाका, वाइन पीने से गर्मी आती ना। अच्छा, लेकिन 1600 ईस्वी में जब रेफ्रिजरेटर, अच्छा ठंडी बर्फबारी बहुत होती, पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, 6 महीना बर्फ़ से ढक जाता है। अब जैसे ही जानवरों को, खरगोश वरगोश, भाई इन्हीं का मांस खाते होंगे ना, इनको पता लग जाता है कि हाँ भाई अब ठंडी शुरू होने वाली, बर्फबारी होगा, पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाएगा। तो ये जानवर क्या करते थे? हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। हाइबरनेशन ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ये सुप्त काल में चले जाते हैं, मतलब इनको पता है कि बाहर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ होगा, तो अपना खाना पहले इकट्ठा कर लेते हैं अपने बिलों में, और 6 महीने खाते हैं, सोते हैं, बस यही काम है उसका। और जब पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा और इनको मांस की ज़रूरत है तो खोजने कहाँ जाएंगे? वो तो सब अपने बिलों में है, मांस मिलेगा नहीं इनको। और अगर पहले से मार लें, जब ठंड आने से पहले जानवरों को मार लें, तो रखेंगे कहाँ सुरक्षित? कीड़ा पड़ जाएगा, है ना। रेफ्रिजरेटर तो था नहीं। फिर आप बोलोगे सर बर्फ़ तो पड़ता था, बर्फ़ में घुसा देते। अरे ओपन बर्फ़ में घुसा देंगे तो उसमें भी बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं भैया, वो खा जाते हैं उनको। ठंडे इलाकों में भी होते हैं ना, वो उनको खा जाते, मांस सड़ जाता, मतलब सड़ता नहीं तो खा जाते। लेकिन इनको ये पता था कि भारत में मसाले मिलते हैं, अगर हम मांस में स्टोर कर लें बर्फ़बारी होने से पहले और मसालों का लेप लगा दे तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा मांस, है ना। होता है ऐसा, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। मम्मी जानते हो, इजिप्ट के लोग जो मर जाते हैं उनको एक खास मसालों का लेप, केमिकल नहीं होता था, वो हर्बल था, वो मसालों का ही लेप लगाते थे, सालों तक उनके मृत शरीर को सुरक्षित रख पाते थे। इसीलिए मसालों का डिमांड बहुत ज़्यादा था। अंग्रेज़ भी इसी क्रम में यहाँ से आए और केरल में जो राजा था, मसाले व्यापार शुरू कर दिया, मसाले का व्यापार, खूब प्रॉफिट कमाते थे ना।
आगे चलकर अंग्रेज़ों ने मसालों के व्यापार से शुरू किया और अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। कहाँ बनाई फैक्ट्री? फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि यहाँ उत्पादन होता था। फैक्ट्री का मतलब जो अंग्रेज कच्चा माल खरीदते थे, जैसे मसाले खरीदे, कपास खरीदे यहाँ से इंग्लैंड भेजने के लिए, तो वो उसको स्टोर करके रख, गोदाउन है समझ जाओ इनका, गोदाउन। तो अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई। उसके बाद धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाते चले गए अंग्रेज़। मसालों से शुरू किया, कपास, जूट, जितना रॉ मटेरियल हो सकता था वो यहाँ से सस्ते दामों में लेते थे और जाकर अपने इंग्लैंड में भी बेचते थे और अन्य यूरोपीय देशों में भी बेचकर खूब प्रॉफिट कमाते थे, है ना। अब व्यापार बढ़ाते चले गए और कालखंड में हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं 1764 में। कहाँ पहुंच गए? 1764, मतलब अंग्रेज़ों के भारत आने के 164 साल बाद पहुंच जाते हैं। 1764 में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी कल्पना में अब आगे एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना खड़ी है और एक तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना खड़ी है, 3 लोगों की संयुक्त सेना। एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, शाह आलम द्वितीय की सेना, शाह आलम द्वितीय। इस समय मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। बंगाल का नवाब कौन? मीर कासिम। बंगाल का नवाब मीर कासिम का सेना, मीर कासिम से सेना लेकर खड़ा है, अपदस्थ नवाब था उस समय। अवध का नवाब शुजा उद्दौला। कौन? शुजा उद्दौला। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन 164 सालों में कुछ ऐसा कर दिया है कि अब पूरा मुगल बादशाह, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब सब एक साथ हो गए। अच्छा, अवध और बंगाल ये क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम शासक थे, उनको नवाब कहा जाता था ना। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा फैक्ट्री बनाते थे तो इन लोग अपने वहाँ यूरोप से ना सिपाही लेकर आते थे, आधुनिक हथियारों से लैस सिपाही लेकर आते थे ये लोग सुरक्षा के लिए। जब इतनी ज़्यादा फैक्ट्री इन्होंने बढ़ा ली तो इनके सिपाही भी बहुत ज़्यादा ला लिए, तो एक छोटी सी सेना तैयार हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना ना, ये तैयार हो गई और ये खिलाफ खड़े हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों की इतनी बड़ी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, हरा दिया। छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हरा दिया। क्यों हरा दिया भाई? इतनी बड़ी सेना कैसे हार गई? युद्ध कला में पारंगत अंग्रेज, युद्ध कला में पारंगत, और दूसरा आधुनिक हथियार, है ना, आधुनिक हथियार। एतिले एमन या अली करके आए, उतिले दूर से ठाए से गोली मार दे, एमन ना निपट गिस। तो युद्ध कला शैली और आधुनिक हथियार की वजह से इतनी छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी विशालकाय 3 लोगों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब ये जो 1764 है, ये युद्ध हुआ कहाँ? बक्सर में। कहाँ हुआ? बक्सर। कहाँ है ये? झारखंड। पहले बिहार, लेकिन फिर झारखंड अलग हो गया ना, बक्सर। और बक्सर का युद्ध इतिहास में हम इसको किस नाम से जानते हैं? बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों की ज्वाइंट आर्मी, संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। कौन कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा उद्दौला, हरा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया कि इन सब के सिर धड़ से अलग कर दिए, ऐसा नहीं किया। हरा के चेतावनी दे दी, देखा पावर अपना, अब बेटा जैसा हम बोलेंगे वैसा करो। तू बना रहा बादशाह, बंगाल का नवाब, तुम ही लोग करो, लेकिन अब जो हम बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। ये स्थिति हो गई इनकी। और इसी युद्ध का परिणाम था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद जानते हो आज क्या है? प्रयागराज। आज क्या है इसका नाम? प्रयागराज। लेकिन उस समय तो इलाहाबाद था, और इतिहास में अभी भी क्या लिखा जाएगा? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके किसके बीच संधि होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच।
शाह आलम द्वितीय के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद में संधि होती है। मिलते हैं दोनों, इलाहाबाद में संधि होती है। इलाहाबाद में संधि होती है तो इस इलाहाबाद की संधि में होता क्या है? दीवानी अधिकार, दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार मिल जाते हैं अंग्रेजों को। दीवानी अधिकार किसको मिल जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, बंगाल, बिहार और, ना चाहते हुए ईस्ट इंडिया का अंग्रेज मांगते हैं, शाह आलम द्वितीय से बोलते हैं भैया हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दो। 65, अच्छा 65 बोले ना नोनी, सुनने पे ध्यान ज़्यादा रखो, लिखने पे ध्यान रखती है। इलाहाबाद की संधि, अब अंग्रेज मनाते तो है ना, शाह आलम दे वांट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मन मन सोचता शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड बोलता पहले तोला काबर दो। फिर ये लोग बोलते हैं अबे देवे कि नहीं देवे, फिर बताऊं तोला बक्सर के युद्ध के परिणाम, है ना। तो चुचुआ जाते शाह आलम द्वितीय, मतलब नहीं चाहते हुए भी देना पड़ता है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार का मतलब समझो आप। मतलब यहाँ भले ही शासक यही लोग रहेंगे, लेकिन यहाँ का सामान्य प्रशासन और कर प्रशासन, इस पर नियंत्रण किसका होगा? अंग्रेजों का। इस पर नियंत्रण किसका होगा? अंग्रेजों का। मतलब नाम के लिए यही लोग बादशाह और राजा कहलाएंगे, लेकिन सामान्य प्रशासन, कर प्रशासन पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा भारत था, केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा काहे मांगा? इसका भी एक कारण है। देखो, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको। बंगाल यहाँ है, बिहार इधर है, उड़ीसा इधर है। ये क्षेत्र क्यों मांगा होगा बताओ? अब तक दिमाग दौड़ जाना चाहिए। एक तो समुंदर के किनारे है, बढ़िया माल लोड करने में आसानी होगा, पत्तन पूरा पोर्ट पर कब्जा होगा। दूसरा, हाँ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र यही है। अब देखे तो यही है गंगा यमुना, मतलब बहुत उपजाऊ भूमि ना। मतलब पूरा का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का, क्योंकि यहाँ पर उनको कच्चा माल भी एकदम बहुत आयत में मिलेगा, पूरा नियंत्रण इनका। फिर माल यहाँ से लिए या जहाज से लोड किए, आसान है, ऐसे समुद्री रास्ते से निकल ले। इसीलिए इन्होंने मांग लिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला दीवानी अधिकार। देखो, हमारे भारत में एक तो सिंधु, पहले हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहाँ पनपी? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के। विश्व में बहुत बड़ा, बहुत बड़े उपजाऊ क्षेत्रों में से है सिंधु घाटी क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का दोआब का क्षेत्र। लेकिन गंगा यमुना दोआब ये भी विश्व में कहा जाता है कि ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है विश्व में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। कितना होता होगा? अन्य जगह पे जो जितना उत्पादन होता है उसका 20 से 40 गुना उत्पादन यहाँ होता है गंगा यमुना दोआब में। माल ही माल, कच्चा माल ही माल जो इनको चाहिए ना, पूरा नियंत्रण इनका। अभी मान लो किसी और होता था तो वो आते थे तो भाई ये टैक्स देना पड़ता था इनको, अब वो टैक्स भी इन नहीं देना पड़ेगा इनका ना। अब बदले में क्या देंगे मुगल बादशाह को? टोकन, ये ले तोला, साल भर में आते पैसे दे दे। वो केवल ना ऐसा था जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ये ले तेरे को साल का हम 1 लाख दे देंगे, साल का 1 लाख। अब वो चाह के भी नहीं बोल सकता, है ना, रोगा मन है, वो जगह से 1 करोड़ कमाऊँ और मोला साल के 1 लाख दूँ ना, लेकिन बोल तो सकता नहीं था। उसकी अब कुकुर जैसी हालत हो गई थी बक्सर के युद्ध के बाद, बोल सकता नहीं था। तो वो लोग ऐसे ही करते थे, ये ले साल भर के, ये ले तोला देथन पैसा, और पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का। 2000 गुना प्रॉफिट बढ़ गया इनका। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 2000 गुना पैसा ही पैसा देख रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी माला माल हो गई। अब यहीं से तो, इसीलिए तो कहते हैं बक्सर का युद्ध अंग्रेजी शासन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।
पहली बार अंग्रेजों को भारत में अप्रत्यक्ष शासन का स्वाद मिल गया। जीव भाई, प्रत्यक्ष शासन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अप्रत्यक्ष किया ना, इनडायरेक्ट रूल तो हुआ ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अब यहीं से इनके मन में आ गया, साला इतना पैसा, इतना पैसा, और हम लोगों ने सबको, धुरंधरों को हरा तो दिया ही। छोटे छोटे राजा महाराजा जो इधर उधर बचे काम करते हैं, सबको निपटा देते हैं, पूरा भारत अपना, सारा माल ही अपना है। यहीं से अंग्रेजों का दिमाग दौड़ता है और धीरे धीरे वो पूरे भारत को कब्जा करने की मुहिम में लग जाते हैं ना। आए थे व्यापारी बनकर, लेकिन अब क्या बनने जा रहे हैं? शासक बनने जा रहे हैं। ठीक, यहां से अब इतिहास में हम और आगे बढ़ते हैं। 1764, अब समय बीता, हम और आगे पहुंच जाते हैं 1857 में। कहां पहुंच जाते हैं? 1857, अंग्रेजों के आने के लगभग 250 साल बाद। अब 1857 तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना पांव जमा लिया। कुछ क्षेत्रों को सीधा आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया है, और कुछ क्षेत्रों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेजों की। छोटे छोटे राजा महाराजा जो थे अधीनता स्वीकार कर, लगभग पूरा नियंत्रण। सब डरते हैं अब अंग्रेजों से, अंग्रेजों से कोई लड़ना नहीं चाहता। और वो मुगल बादशाह अभी भी है, नाम के कुकुर आसन बैठे हैं, मतलब कुछ नहीं कर सके, बस नाम के मुगल बादशाह है। बादशाह बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, महल में पड़ा रहता था, हुक्का पीते रहता था, और कोई आए तो बादशाह सलामत। और इस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था यहाँ, बहादुर शाह जफर था यहाँ पर बादशाह। और अंग्रेजों ने सेना बहुत बड़ी, पूरा भारत को कब्जा कर लिया, तो सेना भी बहुत बढ़ा ली है, सेना बहुत बड़ी कर ली है। लेकिन भारत की जनसंख्या का मुकाबला यूरोपीय देश कर पाते क्या? कभी नहीं कर सकते थे। हम ना गुलाम थे, तब भी हम एक मामले में हमेशा आगे रहे, बच्चा पैदा करने में। हमारी जनसंख्या बहुत होती थी, और उतनी तो वहाँ होती ही नहीं है ना, हमारे 10 के बराबर, उनका 1। तो इन लोगों ने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शामिल किया था, और 60% से अधिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय थे, हिंदू मुस्लिम सब। ठीक, और इतने पूरे भारत पर तो टुकड़ियाँ, सेना की टुकड़ियाँ पोस्ट की जाती है ना। तो अंग्रेज़ों ने 1857 में जब हम कहाँ पहुँचे? मीरठ। कहाँ पहुँचे? मीरठ पहुँचे। मीरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक शहर है, दिल्ली के पास दिखेगा नक्शे में, मीरठ। मीरठ में अंग्रेज़ों की एक सेना की टुकड़ी पदस्थ है जिसका नाम बंगाल रेजिमेंट, बंगाल इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री नाम है इसका। इसी में एक सैनिक है मंगल पांडे, मंगल पांडे है, सेना सैनिक है ना, भारतीय सैनिक। मंगल पांडे एक दिन सुबह सुबह तड़के तड़के नहा के आ रहा था, एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था, उसका लग गया, परछाई लग गई है, झाड़ू लग गया। मंगल पांडे बौखला गया, है ना, धूर्त तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अशुद्ध कर दिया, अभी अभी मैं नहा के आ रहा हूँ। तो स्वीपर खूब हंसता है मंगल पांडे पर। मंगल पांडे, तेरी इतनी औकात, दलित शूद्र, तू मेरे ऊपर हंस रहा है। वो बोलता है हंसू नहीं क्या करूँ, धर्म तुम्हारा भ्रष्ट होगा तब ना जब बचा होगा। तो क्या बकवास करता है, बोलता है चल मैं तोला दिखाता हूँ। तो मीरठ में ले जाता है एक फैक्ट्री में। अब ये फैक्ट्री यहाँ कुछ बन रहा है, वाकई में गोदाम नहीं है, यहाँ बन रहा है। और यहाँ बन रहा था, क्या बन रहा था? कार्ट्रिज। क्या बन रहा था? कार्ट्रिज। कार्ट्रिज, कार्ट्रिज किसे कहते हैं? गोली के खोल को। गोली छोटी सी होती है, उसको जो जिस खोल के अंदर वो गोली होती है ना, बुलेट, उसको बोलते हैं कार्ट्रिज। यहाँ कार्ट्रिज बन रहा था। मेटल से कार्ट्रिज बनाना, अन्य धातु से कार्ट्रिज बनाना अंग्रेजों को महंगा पड़ता था। तो अंग्रेजों ने मीरठ की इस फैक्ट्री में कार्ट्रिज बना रहे थे गाय और सूअर की चर्बी से, गाय और सूअर की चर्बी से ये गोली का खोल बना रहे थे। देखता है मंगल पांडे, भनक जाता, साला
क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर हराम। वैसे मुसलमानों के लिए पवित्र मत बोलना, हराम होता है ना। वो सूअर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते ना, लेकिन सूअर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते और खूब बकरा खाते हैं, काट काट के खूब मुर्गा खाते हैं। यहाँ हिंदू भी साले बहुत अधिक चोचलेबाज नहीं है ना। मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, सब खाएंगे, और फिर दूसरे मुसलमान जो खाते हैं उस पर सवाल खड़ा कर देंगे। मांस भक्षण, देखिए अगर पाप और पुण्य की बात है तो आप किसी भी जीव की हत्या करके खाते हैं तो वो ठीक थोड़ी है। उसको भी तो जीने का अधिकार है, उसका भी आप काटते हो तो प्राण हरण करके ही खाते हो ना। केवल अपने खाने के लिए आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो तो आप अगर पाप पुण्य मानते हो तो ये मानना पड़ेगा सारे जीव बराबर हैं। आप किसी को काट रहे हो, किसी को नहीं काट रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि इसको नहीं काट रहा हूँ तो मैं पुण्य कमा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं गलत भी नहीं मानता भाई। मनुष्य सभ्यता, मानव जब आदि मानव थे हमारे पूर्वज, तो क्या खाते थे? मांस ही तो खाते थे। पहले कच्चा खाते थे, फिर जंगल में आग लगी तो वो हिरन उरन भुना गए उसमें। अब खाना तो भूख तो लगा था तो भुना हुआ खाया, मजा आया उनको। अरे साला टेस्ट बढ़ गया एक, उनको नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया कि मांस को भूज के खाएंगे तो और मजा आएगा, है ना। तो भूज के खाने लगे, आगे बढ़े, कृषि सीखा तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं मांस मोला बनी नहीं लगे, मैं दाल चावल खाऊं, तो वो दाल चावल खाने लगे। कुछ लोगों को मांस अच्छा लगा तो वो मांस आज भी खाते हैं, और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। तो ये आपका विवेक है, आपकी चॉइस है, क्या खाते हो आपकी चॉइस है। मैं नहीं मानता कि कोई मांस खाता है तो बुरा आदमी है, कोई मांस नहीं खाता है तो वो अच्छा आदमी। ये चोचले हैं, ड्रामेबाजी। मांस नहीं खाने वाले भी बहुत जगह पाप कर्म करते हैं, और मांस खाने वाले कई जगह जो है बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं। तो ये आपका खाना, आपका चॉइस है। ठीक, चलो आ जाओ गाय और सूअर की चर्बी। मंगल पांडे बैरक में जाता है, बैरक में बहुत हिंदू मुस्लिम सारे सैनिक हैं, जाता है, बताता है साला अंग्रेजों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। क्योंकि पहले क्या था, गोली का खोल ना उसको जल्दबाजी में दांत से काटते थे सिपाही, और छर्रा निकाल के फिर बंदूक में ऐसे ऐसे खोस के फिर फायर करते थे, है ना। अब भैया युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें चाकू से इसी से काट के निकालिए तो आते टाइम थोड़ी, तब तक तो सामने वाला मार देगा। दांत से काटे, छर्रा निकाले, डाले तो सब अपने मुंह में लगाते थे। मुस्लिम सूअर जिसको हराम मानते हैं उसकी चर्बी उनके मुंह में लग रही, और हिंदू गाय जिसको माता मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उसकी चर्बी मुंह में लग रही। तुरंत भड़क गए लोग, वहां 2 अंग्रेजों को गोली मारी, हथियार लूटे, भाग गए। विद्रोह हो गया, विद्रोह कर दिया। भागते भागते रात में भागे, सुबह तड़के पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पास में मेरठ से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कौन बैठे? बहादुर शाह जफर बैठा है, 60 साल का बुढ़ा, 60 साल का बुढ़ा, है ना, बैठा हुआ है। इतना बदनसीब है तू जफर कि 2 गज जमी भी ना मिली, ये लो, ये है बहादुर शाह जफर, 60 साल का बुढ़ा है ना, नाम का बादशाह। इसके पास पहुंचे लोग ना, पहुंचे और बोलते बादशाह सलामत, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पहले बादशाह जफर डरे, बोले साला ये मेरे पास आ गए हैं, अंग्रेज को पता चलेगा कि मैंने संरक्षण दिया तो मुझे मार काट देंगे साले। लेकिन इन सिपाहियों ने कन्विंस किया जफर को, बोला बादशाह सलामत, आप जानते हैं कि अंग्रेजी सेना में 60% से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम सैनिक हैं, और धर्म पे अब हमला किया अंग्रेजों ने, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर इन सारे सैनिकों ने एक साथ विद्रोह किया तो एक रात नहीं लगेगा अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंकने में। बहादुर शाह जफर के मन में लड्डू फूटा,
बोला साला अगर ऐसा हो गया तो बढ़िया है, फिर अंग्रेज़ यहाँ खदेड़ दिए जाएंगे और फिर हम ओरिजिनल बादशाह बन जाएंगे, अभी तक कठपुतली हैं अपन। ये मान जाता है, हाँ मैं तुम्हारा नेता हूँ ना, अब मैं तुम्हारा नेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता है। बहादुर शाह जफर इधर उधर कबूतर जा 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 खबर भिजवाते, जानते हो पहले खबर कैसे भिजवाते थे? या तो घोड़े में मैसेंजर लेके जाता था या कबूतर मैसेंजर पहुंचता है, जाओ जो बहादुर शाह जफर के पक्ष में थे, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध तो लगभग सभी थे, अंग्रेजों ने सबको परेशान कर रखा था। रानी लक्ष्मीबाई तक खबर पहुंचती है तो रानी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तैयार विद्रोह के लिए, कानपुर में तात्या टोपे तैयार, लखनऊ में बेगम हजरत महल तैयार, है ना। तो इस प्रकार से बिहार में जगदीश कुंवर सिंह तैयार। इस प्रकार से ये जो विद्रोह 1857 में होता है, अलग अलग भारत के हिस्सों में विद्रोह होते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अलग अलग नेतृत्व में, लेकिन अंग्रेज़ इस विद्रोह को दबा देते हैं सारे, ये विद्रोह कुचल दिया जाता है। कैसे भाई? एक तो कोई प्लानिंग नहीं थी इस विद्रोह की, अचानक हो गया, योजना नहीं बनी थी ना कि 2-4 महीना योजना बनाते, ऐसा कुछ नहीं, अचानक सिपाहियों ने गोली मारी, विद्रोह कर दिया, पहला। दूसरा, विद्रोह भारत के अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ तो जानते हो आप, बिखरे हुए रहोगे तो कमज़ोर रहोगे, और इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना थी। इन लोगों ने टुकड़ियां भेजी और विद्रोह को दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई इसी में शहीद हो जाती, पता है, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, है ना। अब अंग्रेज पूरा विद्रोह कुचल देते हैं, फिर पहुंचते बुढ़ऊ के पास, क्यों भाई जफर नेता बनेगा। अब जफर को पता था कि अब तब अंग्रेज मेरे तक पहुंचेंगे, सबको पता था ये विद्रोह को भड़काया कौन है, मैं ही भड़काया। पहुंचे इसके पास, बोले बेटा तू भारत में रहेगा तो तू कलाकारी करता रहेगा। इसको इन्होंने देश निकाला दे दिया, इसको भेज दिया कहाँ, रंगून। कहाँ गया ये रंगून, जानते हो कहाँ? म्यांमार। पहले म्यांमार की राजधानी बर्मा कहते थे, बर्मा की राजधानी रंगून हुआ करती थी, रंगून ना, रंगून भेज दिया इसको। वहाँ पर बोला ये ले भैया पेंशन ले, साल का इतना पैसा देंगे तेरे को, यहीं मर तू, यहीं रह, हुक्का पीते रह, खाना पीना नौकरानी दासी सब मिलेगी, लेकिन अब तू यहीं रहेगा। सजा थी बहादुर शाह जफर के लिए, और बहादुर शाह जफर वही मर गया, रंगून में वही मरा। और बहादुर शाह जफर मशहूर शायर भी था, वो जो जफर के नाम से शायरी लिखता था। जफर, आप लोग देखें ना, कवि अपना कुछ नाम रखते हैं, कवि और शायर अलग नाम, पेन नेम बोलते हैं उसको, तो जफर इसका पेन नेम था, जफर के नाम से शायरी लिखता था। और इसने अंतिम समय में एक शायरी लिखी कि कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार। कुएं यार मतलब अपने घर में। बादशाह कहाँ का था वो? भारत का। और अंतिम समय में बोला कि साला इतना बदनसीब है, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए कि 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, मतलब जो मेरा गांव है, जो मेरा देश है, जहाँ का मैं बादशाह हूँ, वहाँ तो रंगून में ही मर गया, रंगून में ही दफना दिया गया। समझ गए? इस प्रकार बहादुर शाह जफर की कहानी समाप्त हो गई इस विद्रोह के चलते। लेकिन 1857 का विद्रोह दब तो गया, लेकिन अब इंग्लैंड में बैठी जो महारानी थी वो चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, देखो भारत में अंग्रेजों का शासन 2 चरण में चला है। 1857 की क्रांति से पहले, बक्सर के युद्ध के बाद से 1857 तक भारत में कंपनी शासन चला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया है। लेकिन 1857 की क्रांति का परिणाम ये होगा कि अब सीधे भारत में शासन की कमान ब्रिटेन की महारानी ले लेगी, और भारत में इसे क्या कहा जाएगा? क्राउन शासन कहा जाएगा। अब ब्रिटेन की महारानी का शासन चलेगा भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी को फायर कर देती है, हटो भाई तुम लोग नहीं, अब ये विद्रोह हो गया, मतलब आगे खतरा है, अब सीधे मेरा शासन चलेगा यहाँ पर।
तो अब यहाँ से भारत की आज़ादी तक कौन सा शासन चलेगा? क्राउन शासन, क्राउन शासन चलता है। ठीक, अच्छा, अब क्राउन शासन चलता है। 1857 के बाद हम सीधे पहुँचते हैं 1885 में। कहाँ पहुँचते हैं? 1885। मतलब अब महारानी का शासन चल रहा है भारत में, है ना। अब देखो 1885 में आ जाते हैं अपन, तो इतिहास में एक घटना होती है, यहाँ पर होती है, एक आदमी आता है जिसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटिश है। कौन है ये? स्कॉटिश, मतलब स्कॉटलैंड का निवासी, स्कॉटिश। देखो ऐसे फ्रॉक पहन के लड़के लोग, पुरुष लोग तिफरी बजाते हैं, बैक पाइप। साला बैक पाइपर तुरंत याद आ रहा है। हाँ वही बैक पाइपर, उसको नहीं, अबे साला उसका नाम है बैक पाइपर, दारूक नाम है। ठीक, वो लोग, वो स्कॉटिश हैं। ए.ओ. ह्यूम स्कॉटिश था, यूरोपीय देश का नागरिक। ये अंग्रेजों में आईसीएस अधिकारी था, आईसीएस अधिकारी। जैसे आज आईएएस होता है ना, वैसे ही अंग्रेजों के ज़माने में भी अंग्रेज परीक्षा लेते थे, आईसीएस का एग्ज़ाम लेते थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, आईसीएस अधिकारी था ये। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करता है। किसकी स्थापना? कांग्रेस, 1885 में। ये वही कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वाली पार्टी कांग्रेस। 1885 में इसका गठन हो गया था। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और लोगों को ये कहा, भारतीयों को, आइए कांग्रेस में शामिल होइए, हम कांग्रेस के माध्यम से एक दल बनाएंगे और अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांगें रखेंगे। हमारे जो भी अधिकार होंगे हम अंग्रेज़ों से मांगेंगे, दबाव बनाएंगे कांग्रेस के माध्यम से और अंग्रेज़ों से हमें अपने अधिकार प्राप्त करेंगे ना। कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ने अंग्रेज़ों के इशारे पर कांग्रेस की स्थापना की थी। ये असल में एक षड्यंत्र था, है ना, कि अंग्रेज़ों ने, उस समय का जो वॉइस रॉय था डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को बुलाया, बोला एक काम कर, तू जा कांग्रेस एक संस्था बना, अंग्रेज़ों को एक लॉलीपॉप थमा और बोल कि आओ कांग्रेस में शामिल हो जाओ। कांग्रेस में शामिल हो जाओ, होने से क्या होगा, हम लोग आपके जो अधिकार हैं वो अंग्रेज़ों से हम मांग करेंगे और हम कांग्रेस दिलाएगी आपको। ऐसा तो करेगा तो क्या होगा कि लोग अपने अधिकारों की मांग में व्यस्त हो जाएंगे। इस प्रकार का विद्रोह दोबारा नहीं होगा, इस प्रकार का विद्रोह दोबारा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए इतिहासकारों ने जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, इसकी तुलना सेफ्टी वॉल्व से की है। कांग्रेस की तुलना किससे की गई है? सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व। अच्छा, वॉल्व क्या होता है जानते हो? अच्छा, मोटा सा पाइप है जिससे पानी की सप्लाई होती है, उसके ऊपर वॉल्व लगा होता है, ऐसे से घुमाते हैं, उससे क्या होता है, पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं ना। तो एक तरह से इतिहासकारों का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की एक चाल थी। ये जो कांग्रेस है इसने सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, हालांकि अंग्रेज़ों ने उसे दबा दिया, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना जरूर, चिंगारी जाग गई थी। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं और एक सूत्र में कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और अंग्रेज़ हमारे दुश्मन हैं, ये भावना जागृत हो चुकी थी ना। इसी का परिणाम होता है 1857 की क्रांति भले ही दब गई, छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन का उदय होता है भारत में। छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन, बड़े बड़े हीरो आते हैं, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ये सब पैदा होते हैं। और उन क्रांतिकारियों का उद्देश्य एक ही था, अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़कर फेंक देना, ये देश हमारा है ना। तो क्रांतिकारी संगठन का उदय हुआ और इधर ए.ओ. ह्यूम
इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में अंग्रेजों की एक चाल थी। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, भारतीयों को लॉलीपॉप थमा दिया कि हम आपके अधिकारों को दिलाएंगे, लेकिन वास्तव में मकसद क्या था? मकसद ये था कि आगे चलकर 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। क्योंकि अगर भारतीयों को हम इस आशा में रख देंगे कि भाई अब हमको विद्रोह करने की क्या ज़रूरत, कांग्रेस के माध्यम से हम अपनी मांग रखेंगे और अंग्रेज हमारी मांगों को पूरा करेंगे, तो विद्रोह क्यों करें? और हुआ भी यही, विद्रोह नहीं हुआ आगे। क्लियर है? तो कांग्रेस की स्थापना समझ गए आप, हो गई इसी समय 1885। आगे चलता है मामला, आगे पहुंचते हैं हम 1939 से 45 वाले समय में पहुंचते हैं ये। और ये काल है किसका? ये काल है द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध का। विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हुए अब तक, इतिहास में पढ़ोगे आप डिटेल, चिंता मत करो। एक 1914 से 19 तक चला, 1914 से 19, और दूसरा 1939 से 45, है ना। हुआ ये कि जर्मनी हिटलर सुने होंगे नाम, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, चार्ली चैपलिन जैसी मूछ रखता था, बड़ा क्रूर था, बड़ा हरामी था, बता रहा हूं, है ना। दिखता कार्टून जैसा था लेकिन बहुत हरामी था। उसने क्या किया? पोलैंड पर अटैक कर दिया। पोलैंड एक यूरोपीय देश है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का मित्र, अटैक कर दिया, पोलैंड पर अटैक कर दिया। भाई भाई यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के पास, भाई भाई अटैक कर दे जर्मनी। अच्छा, मोर छोटे भाई पे आक्रमण कर गए, तो यूनाइटेड ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हो गए, आक्रमण कर दिया जर्मनी पर। ब्रिटेन और फ्रांस मिलके आक्रमण कर दिए जर्मनी पर। अभी थी जर्मनी, भाई ये दूजन आगे एमन, तो यहू अपन दोस्त ढूंढे वर्गिस, इटली जापान ला बुला लिया इस। तो अब ये विश्व युद्ध 2 ग्रुप के बीच में हुआ, एक धुरी राष्ट्र, एक कौन सा? नहीं, मित्र देश, एक इधर का मित्र देश और एक धुरी राष्ट्र। धुरी एक्सिस बोलता है ना, एक्सिस, धुरी राष्ट्र, एक्सिस कंट्रीज एंड एलाइड पावर्स। धुरी राष्ट्र में इधर कौन कौन भैया? जर्मनी, जापान, इटली। इधर कौन कौन भैया? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये बाद में अमेरिका भी आ जाएगा, और सोवियत रशिया, यूएसएसआर, रशिया भी आ जाएगा इनके साथ। और बाद में चाइना भी जुड़ेगा थोड़े समय के लिए, चाइना। ये सब एक साथ हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। हुआ ये कि जो जापान है ना, इसने पर्ल हार्बर, अमेरिका का एक पत्तन शहर था पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण कर दिया था जापान ने। अब बोला साले मोर ऊपर आक्रमण कर बे, तो ये भी आके जुड़ गया। अब बताता हूँ थोड़ा, तो ये अमेरिका भी जुड़ गया आके ना, यूएसएसआर भी बाद में जुड़ गया। ये सब एक तरफ वो, इन लोगों ने पराजित कर दिया। हारा कौन? धुरी राष्ट्र, हार गए और जीत गए मित्र देश। ये विश्व युद्ध का परिणाम है। लेकिन मैं ये बता क्यों ना हूं आपको, देखो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या था? ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते थे कि हाँ भैया हम ठीक है, हम तुमको सम्राट मानते हैं, लेकिन भैया हमारा देश है, शासन में हमारा हिस्सा तो दो, हम चलाएंगे, स्वशासन होगा, सम्राट तुम बने रहो लेकिन हमारा देश है, हम शासन करेंगे। स्वशासन, स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? स्वशासन की, सेल्फ रूल की। हमारा देश है, आप महारानी बने रहो, आप सम्राट हो यहाँ के, लेकिन हमको तो दो, हमें शासन करने दो। ये मांग थी कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे स्वरूप बदलेगा, और आपको पता है कांग्रेस बहुत बड़े बड़े आंदोलन करती, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। पहला आंदोलन 1942 में चलाएगी क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस चलाएगी एक आंदोलन। अब पहली बार 1942 में कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? अब भारत छोड़ो भाई। इससे पहले तक क्या मांग कर रहे थे? स्वशासन। लेकिन 1942 में पहली बार कांग्रेस कोई ऐसा आंदोलन चलाती जिसमें स्पष्ट कह रही कि देश हमारा है, छोड़ो।
लेकिन इसका भी एक ये जो भाव बदले हैं इसका भी एक कारण है। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल होते हैं। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से आते हैं, डरबन से आते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, है ना। चंपारण सत्याग्रह 2-3 सत्याग्रह करते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे और विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस गांधी को बोलते हैं कि मौका अच्छा है भाई, युद्ध में ब्रिटेन लगा हुआ है और युद्ध में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो अंग्रेज़ों ने जितना पैसा भारत से लूट खसोट के कमाया था सब घुस रहा था यहाँ, पैसा जा रहा था यहाँ और सेना भी जा रही थी, खर्चा हो रही थी। सेना भाई मरेंगे नहीं लोग, इतनी बड़ी सेना जो भारत में बना के रखी है, अब वो सेना जा रही है ब्रिटेन और विश्व युद्ध में जा रही है, कम हो रही, मर रहे हैं वहाँ पर। और आपको बता दूं, इस विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वो चाहते थे कि नए युवा भारत भर्ती हों आर्मी में, क्योंकि विश्व युद्ध में लगेंगे। लेकिन भारत के युवा क्यों शामिल होंगे? क्योंकि भारत में माहौल कैसा चल रहा है, साले दुश्मन मन है, एकर आर्मी में कौन भर्ती हुई, है ना। एकर वही विश्व युद्ध एकर मन के स्वार्थ है, हमन काबर जाबो, ऐसा वाला भाव था। तो गवर्नर जनरल ने संपर्क किया गांधी को बोला आप बोलिए, आप बोलोगे तो सारी युवा आपका बात मानती, बड़े नेता हो चुके थे। गांधी ने बोला अंग्रेज़ हमारे राजा हैं और इस समय ब्रिटेन जो है वो उसको अब भारत की ज़रूरत है। गांधी ने बोला और युवक अंग्रेज़ों की आर्मी में भर्ती होने लगे। अब गांधी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये वादा किया कि भाई ये विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, है ना, हम आपकी मांग मान लेंगे, क्या स्वशासन मिल जाएगा, हमको स्वशासन मिल जाएगा। गांधी को उम्मीद ये थी, लेकिन अंग्रेज तो थे धोखेबाज, है ना। विश्व युद्ध अब अंग्रेजों ने कई बार मांग चलती रही, स्वशासन मांगते रहे, अंग्रेजों ने कई बार इनको पपलू बनाया ना। यहाँ भी अब लगा, लेकिन गांधी को कि अब लगता है बिना हिंसा के हमें स्वशासन मिल जाएगा। इसीलिए गांधी ने युवाओं से आग्रह किया कि आप अंग्रेज़ों को अभी ज़रूरत है हमारी, आप मदद कीजिए। तो सेना में भर्ती हो गए। सैन्य दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से ब्रिटेन की हालत, हालांकि युद्ध जीत गए लोग, लेकिन खस्ता हो गई हालत। तो बजा तक मोर बजा था, आवाज़ होती से आखिरी से। ठीक, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक।